मैं स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन फिजिक्स क्लास में आपको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, हमारा फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जिसका नाम है मेजरमेंट। और कल हमने जो टॉपिक अधूरा छोड़ दिया था वो था एरर। तो अब हम दोबारा से एरर को समझ लेते हैं। एरर मैंने आपको कल समझा दिया था होता क्या है, उसकी टाइप्स पर बात चल रही है। तो एरर क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन है। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड द एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। बहुत ही छोटी सी वैल्यू डेफिनेशन है, अक्सर आती भी है पेपरों में। हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू होती है किसी भी चीज की मेजरमेंट की, और हमने उसको नाप कर जो वैल्यू निकाली भी होती है, अगर दोनों में फर्क होता है तो उसको हम कहते हैं कि जी एरर हो गया। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका वजन जो है वो 10 किलोग्राम है, ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है। और मैं जब उसको मेजर करता हूँ तो 10 के बजाय मैं उसकी वैल्यू निकालता हूँ 8 किलोग्राम या 7 किलोग्राम। तो अब आप क्या देख रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में फर्क आ रहा है। तो इस एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो फर्क आ रहा होता है, इसको हम कहते हैं एरर। आप एक्चुअल वैल्यू में से एरर को मेजर वैल्यू को माइनस करते हैं, आपको पता चल जाता है एरर कितना है। अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम होती है, ठीक है, आपकी जो मेजर की हुई वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कम है, तो आप कहेंगे कि पॉजिटिव एरर है। इसी तरीके से अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो कम है और मेजर वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो आप कहेंगे कि नेगेटिव एरर है। ये तो हमने कल पढ़ लिया था, ये तो मैंने अभी थोड़ा सा आपको रिवाइज किया है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर, एरर की इकसाम। हमारे पास तीन तरह का एरर होता है, एक लाता है पर्सनल एरर, एक लाता है सिस्टमैटिक एरर, और एक लाता है रैंडम एरर। पर्सनल एरर को हम ह्यूमन एरर भी कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहते हैं, और रैंडम एरर को हम कंडीशनल एरर भी कहते हैं। दोनों तीन हो गए, दो दो नाम है, तो हम पर्सनल, सिस्टमैटिक और रैंडम नाम लेके चलते हैं। तो तीन टाइप है हमारे पास एरर की, पर्सनल, सिस्टमैटिक और रैंडम। पर्सनल एरर क्या होता है, अगर आपका एरर आ रहा हो एक्सपेरिमेंटर की गलती की वजह से, यानी कि वो शख्स जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जो मेजरिंग ले रहा होता है, जो मेजरमेंट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटर। तो अगर जिस शख्स ने मेजरमेंट लेनी है उसकी किसी बेवकूफ़ी से, उसकी किसी गलती से एरर आ जाता है, उसको आप कहते हो पर्सनल एरर। मिसाल के तौर पे मैं वजन नाप रहा हूँ और 10 किलो वजन आ रहा है, लेकिन मुझे 10 पढ़ना ही नहीं आता, मैं उसको 8 लिख दूँ, अब ये तो मेरी गलती है। 10 लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट के अंदर, लिखा हुआ आ रहा है फिजिकल बैलेंस में कि 10 किलोग्राम है, लेकिन मैंने लिख दिया 8, अब ये तो मेरी गलती हो रही है ना, इसको हम कहेंगे पर्सनल एरर। तो अगर जो शख्स एक्सपेरिमेंट कर रहा है या जो शख्स मेजरमेंट ले रहा है, उसकी गलती की वजह से एक एरर आता है, उसकी बेवकूफ़ी से एरर आता है, उस एरर को आप कहते हो पर्सनल एरर। ज़्यादातर पर्सनल एरर ही होते हैं। हमारे यहाँ लोगों को मेजरमेंट्स नहीं करना आ रही होती, रीडिंग्स लेना नहीं आ रही होती, तो वो फिर जब एरर दे रहे होते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटर की गलती हो जाती है, उसको आप कहते हो पर्सनल एरर। उसके बाद आता है सिस्टमैटिक एरर, इसको आप इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आ रहा होता है तो उसको आप कहते हो सिस्टमैटिक एरर, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप नाप रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट ले रहे हैं, अगर वही गलत है। हाँ, चेक कर लिएगा, आवाज आ रही है, क्योंकि नेट ने ब्लिंक किया था मेरे, तो मैं अभी उसी नेट पर हूँ, मैंने नेट चेंज नहीं किया, नेट ने ब्लिंक किया था। तो चेक कर लिएगा, आवाज आ रही है, स्क्रीन आ रही है। वैसे मेरी तरफ से यहाँ से लेट भी चेक, आवाज आ रही है और स्क्रीन भी आ रही है, तो आप चेक कर लिएगा, अगर आपको आवाज या स्क्रीन ना आ रही है तो मुझे इन्फॉर्म कर दिएगा। तो मैं आपको बता रहा था सिस्टमैटिक एरर, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है, उस वजह से एरर आ रहा होता है, इसको आप कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। मिसाल के तौर पे आप थर्मोमीटर नाप रहे हैं, थर्मोमीटर काम सही नहीं कर रहा। आप वजन नाप रहे हैं, आपका वजन सही, आपका जो फिजिकल बैलेंस है वो सही काम नहीं करता। आप स्केल से मेजरमेंट नाप रहे हैं, लेकिन स्केल में जो लाइनें दली हुई है, जो कैलिब्रेशन हुई है, वो गलत है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स के एरर होते हैं, इनको आप कहते हो सिस्टमैटिक एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर। तीसरा एरर कहलाता है रैंडम एरर। रैंडम एरर आता है कंडीशंस की वजह से, यानी आपके इर्द गिर्द जो कंडीशन होती है ना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉइस वगैरह, इनकी वजह से जो एरर आता है उसको आप कहते हो कंडीशन एरर। कंडीशन एरर बहुत ही अनकॉमन होता है। मिसाल के तौर पे आप अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप आगे जाएंगे चैप्टर 10 पर, जब आप जाएंगे तो आप एक चीज देखेंगे, लीनियर एक्सपेंशन या थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है कि चीजों को अगर हम गर्म करें तो चीजों का साइज बढ़ जाता है, इसको आप कहते हो थर्मल एक्सपेंशन। गर्म करने से चीजें फैल जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसने एक लोहे की रॉड को नापा, 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आ रही है। अब उसने नापा सर्दी में,
टेम्परेचर कम था तो सही था जी, 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आ रही है। अब आ गई गर्मियां। अब गर्मियों में क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से उस लेंथ की, रॉड की जो लेंथ है ना वो बढ़ जाएगी, रॉड फैल जाती है। अब जब गर्मियों में वही शख्स दोबारा उस रॉड को नापेगा तो 10 थोड़ी आएगी, अब तो उसका साइज बढ़ गया, वो थर्मल एक्सपेंशन हो गई उसके अंदर। अब जब वो नाप रहा है तो अब आ रही है उसके अंदर 12 सेंटीमीटर। तो अब ये जो एरर आ रहा है, सर्दियों में नाप रहा है बेचारा रॉड 10 सेंटीमीटर की है, गर्मियों में नाप रहा है 12 सेंटीमीटर की है। अब वो ये जो एरर है इसमें इंसान की गलती थोड़ी है, ना ही इंस्ट्रूमेंट की गलती है, यहाँ तो माहौल की गलती हो गई। गर्मी ने जो है वो आपकी मेजरमेंट में एरर ला रहा है। ऐसे एरर को कहते हैं कंडीशनल एरर। कंडीशनल एरर क्या होता है, माहौल के जो चेंजिंग होती हैं, आपकी गर्मी सर्दी, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनकी वजह से अगर एरर आ जाता है उसको आप कहते हो कंडीशनल एरर। मिसाल के तौर पे आप जो है पानी की डायमेंशंस नाप रहे हो, आपने एक पतीली के अंदर पानी रखा हुआ है, आपने उसकी लंबाई चौड़ाई नाप ली, लो जी आपने लंबाई भी नाप ली, चौड़ाई भी नाप ली। अब आपने पानी गर्म कर दिया, और गर्म करने के बाद आपको पता है जब आप पानी गर्म करते हो तो पानी का साइज बढ़ जाता है, पानी उबलना शुरू हो जाता है, वो बढ़ जाता है उसका साइज। अब जब आप साइज नापोगे अब ज्यादा आ रहा है, तो अब ये ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि कंडीशंस की वजह से साइज बढ़ गया, कंडीशंस की वजह से एरर। तो ये 3 टाइप होती है हमारे पास एरर की, पर्सनल, सिस्टमैटिक और रैंडम। अगर इंसान की गलती से आता है एरर, उसको आप कहोगे पर्सनल एरर है ये। अगर इंस्ट्रूमेंट्स की गलती की वजह से एरर आ रहा होता है तो आप कहोगे सिस्टमैटिक एरर है। और अगर इंसान भी सही है, इंस्ट्रूमेंट्स भी सही है, लेकिन कंडीशंस की वजह से एरर आ रहा होता है, कंडीशंस की वजह से एरर आ रहा होता है, तो उसको आप कहते हो रैंडम एरर। ठीक है, तो ये एरर्स हमने पढ़ लिया। तो एरर हमने देख लिया क्या होता है, एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान फर्क को आप एरर कहते हो, और ये उसकी 3 टाइप है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास है प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, और इसकी 2 टाइप्स होती है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाती है और एक इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाती है। पहली बात, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, ये टॉपिक पूरी फिजिक्स में बहुत काम का होता है। वजह यह है कि आगे जाके आप इन चीजों से, यानी कि ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, इससे आप इक्वेशंस बनाओगे, फॉर्मूले बनाओगे। तो इसलिए इसको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, कोई भी सवाल हो बिला झिझक पूछ लिएगा, क्योंकि आगे ये चीज बहुत रिपीट होती रहती है। आप हर जगह बहुत जगहों पे कहोगे आप कि जी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इस तरह के वर्ड बहुत इस्तेमाल करोगे, वो सारी चीजों का ताल्लुक इस टॉपिक से है, लिहाजा इसको बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। प्रोपोर्शनैलिटी हम किसे कहते हैं, 2 फिजिकल क्वांटिटीज के ताल्लुक को आप कहते हैं। 2 फिजिकल क्वांटिटीज के अगर दरमियान ताल्लुक होता है ना, कि अगर आप एक को छेड़ दें तो दूसरी भी छिड़ जाए, एक को अगर आप कम ज्यादा कर दें तो दूसरी भी कम ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब है दोनों में लिंक है, दोनों में ताल्लुक है, इसको आप कहते हो प्रोपोर्शनैलिटी। जरूरी नहीं है कि 2 फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान ताल्लुक हो, कुछ होती है जिनमें नहीं होता। तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, अगर 2 फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान लिंक होता है, ताल्लुक होता है, तो इसको आप कहते हो प्रोपोर्शनैलिटी। यानी अगर आप एक को बढ़ाओ दूसरी को बढ़ जाए, अब जैसे मेरी हाइट और मेरी उम्र, इनमें ताल्लुक है, मेरी हाइट जितनी, मेरी उम्र जितनी बढ़ती जाती है हमारी हाइट भी उतनी बढ़ती है, ताल्लुक है ना। आपकी उम्र का आपकी हाइट से ताल्लुक होता है। सर आपकी आवाज बहुत करप्ट होके आ रही है, करप्ट में क्या सियासतदान हूँ? अच्छा, मैं जरा स्लो स्लो बोल लेता हूँ। तो प्रोपोर्शनैलिटी किसे कहते हैं, अगर 2 फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान ताल्लुक होता है तो हम कहेंगे कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज आपस में प्रोपोर्शन है, आपस में ताल्लुक है इनमें। मिसाल के तौर पे इंसान की जो उम्र होती है और इंसान की जो हाइट होती है, इनके दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी होती है। आपकी उम्र का आपकी हाइट से ताल्लुक होता है, आपकी उम्र जितनी बढ़ती जाएगी आपकी हाइट उतनी बढ़ती रहती है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी उम्र 1 साल होती है तो उसकी हाइट कम होती है, जब उसकी उम्र 10 साल हो जाती है तो उसकी हाइट बढ़ जाती है ना। हाइट और उम्र के दरमियान ताल्लुक, इसको आप कहते हो प्रोपोर्शनैलिटी। 2 तरह की प्रोपोर्शनैलिटीज होती हैं, एक कहलाती है डायरेक्ट और एक कहलाती है इनवर्स। पहले हम डायरेक्ट की बात करें। डायरेक्ट का वर्ड मतलब होता है सीधा सीधा, डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा सीधा, भाई डायरेक्ट मेरे घर पे आ जाओ, इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे मेरे घर पे आ जाओ। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, सीधा सीधा ताल्लुक, यानी अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ाएं और दूसरी भी बढ़ जाए, सीधा सीधा काम हो। एक को अगर आप कम करें तो दूसरी भी कम हो जाए, इसको आप कहते हो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे जो आपको मैंने एग्जांपल दी उम्र और हाइट की, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आपकी उम्र बढ़ती है, हाइट भी बढ़ती है, सेम ताल्लुक। अगर आपने अपनी एज को बढ़ाया, आपकी हाइट भी बढ़ रही है,
जैसा आप एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ ट्रीट करोगे वैसा ही दूसरे के साथ होगा। अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं दूसरी भी बढ़ जाए, अगर एक को कम कर रहे हैं तो दूसरी भी कम हो जाए, इसको आप कहोगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज देन द अदर विल आल्सो इंक्रीज, या इफ वन क्वांटिटी डिक्रीज द अदर विल डिक्रीज। मिसाल के तौर पे दूसरी एग्जांपल लें, अगर हम बहुत सारे एग्जांपल लें, दूसरी एग्जांपल ले लो आप, वक्त और डिस्टेंस, टाइम और फासला। अगर आप चल रहे हो, आप यहाँ से आपने चप्पल उठाई, चप्पल पहनी और रोड लिया, पकड़ा रोड और सीधा चलने लग गए, जितना चलोगे उतना फासला तय होगा। यानी अगर आपने 1 घंटा चला तो आपने मिसाल के तौर पे एक रोड तय कर लिया। अगर आप ज्यादा टाइम कर दें, आप अपनी वॉकिंग बढ़ा दें, आप 10 घंटे चलें, तो अब आप खुद बताओ फासला क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आप टाइम इंक्रीज कर रहे हो आपका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ट्रेन चल रही है, अगर ट्रेन चल रही है, अब जितनी देर ट्रेन चलती रहेगी उतना फासला बढ़ता जाएगा। अगर ट्रेन 1 घंटे चलेगी फासला थोड़ा सा होगा, ट्रेन 2 घंटे चलेगी फासला और ज्यादा हो जाएगा, ट्रेन 3 घंटे चलेगी फासला और ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर हम ट्रेन का टाइम बढ़ा रहे हैं डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। ट्रेन अगर चले जा रही है उसका वक्त इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज, जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। आपके घर के अंदर बिजली और आपके घर का बिजली का बिल, जितनी ज्यादा बिजली आप इस्तेमाल करोगे बिल उतना बढ़ के आ रहा है। आपने 100 यूनिट इस्तेमाल किए 100 यूनिट का बिल आया, 200 यूनिट इस्तेमाल किए 200 यूनिट का बिल आया, 300 यूनिट का इस्तेमाल किए 300 यूनिट का बिल आया। यानी जितने यूनिट आप इस्तेमाल करते जा रहे हो उतना आपका बिल बढ़ता जा रहा है। आपके सवाल याद करने और आपके नंबर्स, जितने ज्यादा सवाल आप याद करोगे उतने अच्छे नंबर्स आ रहे होते हैं। आपने 2 सवाल याद किए आपके नंबर्स कम आए, 10 सवाल याद किए आपके नंबर ज्यादा आ गए, 20 सवाल याद किए आपके 20 आपके जो है नंबर्स भी उस हिसाब से ज्यादा हो गए। नंबर्स आप याद करते जा रहे हो ज्यादा से ज्यादा, नंबर्स भी ज्यादा से ज्यादा। बेतहाशा एग्जांपल्स हैं आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी बिल्कुल उसकी अपने आप को बिल्कुल फोटोकॉपी, एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरी बढ़ती है, एक को कम करते हो तो दूसरी कम होती है, इसको आप कहते हो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, अगर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है बी, अगर आपने इन दोनों के दरमियान ये वाला सिंबल लगा दिया, जहां मेरा माउस है, इस सिंबल को हम ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं एल्फा। अगर आपने ये एल्फा का सिंबल लगा दिया तो देखने वाला समझ जाएगा कि ए और बी के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसका मतलब है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इस सिंबल का मतलब हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी अगर कोई देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ए और बी के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। वो ये भी बस समझ जाएगा कि अगर मैं ए को बढ़ाऊंगा बी बढ़ जाएगी, ए को कम करूंगा बी कम हो जाएगी। इस सिंबल को हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल है। तो इस सिंबल से आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन को जाहिर करते हैं। दो इतना बड़ा वर्ड थोड़ी लिखेंगे हम जगह जगह, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, हमारे तो हाथ में दर्द हो जाएगा। हम इस सिंबल को यूज करते हैं। इससे आप देख के अंदाजा लगा लिएगा कि जहां पर भी आपको दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान ये वाला सिंबल नजर आ जाए, आप समझ जाएं कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप ए को बढ़ाएंगे बी बढ़ जाती है। अब आते हैं दूसरी टाइप ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पर। दूसरी टाइप कहलाती है इनडायरेक्ट या इनवर्स। दो नाम है इसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं आप इसको, इनडायरेक्ट भी कहते हैं। ये अपोजिट है। इसमें आप क्या होगा, अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे ना तो दूसरी डिक्रीज होगी, एक बढ़ाओगे तो दूसरी कम होगी, या एक को कम करोगे तो दूसरी बढ़ जाएगी। उल्टा काम हो रहा है, इसलिए इसको आप इनवर्स कहते हो। इनवर्स मतलब उल्टा, इनडायरेक्ट का मतलब भी एक लिहाज से उल्टा होता है। इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम के दोनों सिर, अब इसको देखो, इस डायग्राम में देखें, ये औरत नीचे आएगी, ये औरत है पत्नी बच्ची है क्या है, ये नीचे आएगी, ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, उल्टा। ये आदमी लड़का इस वक्त नीचे आया है, लड़की कहाँ गई है, ऊपर। उल्टा हो रहा है ना, इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। ये नीचे आ रही है तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रही है। इसको आप कहते हो इनवर्स। आप और एग्जाम्पल लें, स्पीड और टाइम, बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल होती है। स्पीड और टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपने अपनी स्पीड स्लो रखी हुई है, आप देर से घर पहुंचेंगे, यानी आपकी स्पीड कम है और आपको टाइम कम लग रहा है। अब आपने स्पीड बढ़ा दी, आपने स्पीड बढ़ा दी, फॉर एग्जाम्पल आपने जी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा, आपने स्पीड कम बढ़ा दी, अब आप जल्दी पहुंच जाओगे घर, यानी आपको कम टाइम लगेगा।
मिसाल के तौर पे मैं कोचिंग सेंटर से घर जाता हूँ, मैं स्लो स्पीड पे जा रहा हूँ, मुझे 1 घंटा लगता है। अब अगर सोचो अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो मुझे 1 घंटा लगेगा या कम टाइम लगेगा? मैं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा घर। यानी अगर मैं स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूँ, वक्त कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं स्पीड स्लो कर दूंगा तो मैं देर से पहुंचूंगा, यानी वक्त ज्यादा हो जाएगा, वक्त मुझे ज्यादा लगेगा घर पहुंचने में, टाइम इंक्रीज। तो अगर मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ टाइम कम हो रहा है, स्पीड कम कर रहा हूँ टाइम ज्यादा हो रहा है, उल्टा। इसको आप कहते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को जाहिर बात है अब इसका भी हमें सिंबल देखना पड़ेगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, अल्फा साइन वही वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी को उल्टा कर देते हैं, 1/b करके लिखेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि ए और बी के दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये होते हैं दो टाइप की प्रोपोर्शनैलिटीज, एक कहलाती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक कहलाती है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होगी कि अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं दूसरी भी बढ़ती है, या एक को कम कर रहे हैं तो दूसरी भी कम होती है, इसको आप कहते हो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे ए अल्फा बी। इसी तरह दूसरी टाइप होती है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि अगर आप एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा उल्टा बिहेव करे, कम हो जाए, या एक को कम करते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है, इसको आप कहते हो इनवर्स प्रोपोर्शन, और इसको आप ऐसे लिखते हो ए अल्फा 1/b। तो इसको देखने वाला समझ जाएगा कि ए और बी के दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बी उल्टी हुई है। अगर ए बढ़ रहा है तो बी उल्टा यानी कि कम होगा, ए कम हो रही है तो बी उल्टा यानी कि बढ़ेगा, इसको आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इन प्रोपोर्शनैलिटी, अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट समझेंगे, उसके लिए हम ये देखते हैं कि हम इन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिजिक्स में हमारे पास होते हैं फॉर्मूले, फॉर्मूले होते हैं ये ऐसे ऐसे फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले या पूरी इक्वेशंस कहते हैं ऐसी स्टेटमेंट को जिसमें ये साइन आ रहा होता है इज इक्वल टू का। जिस स्टेटमेंट में इज इक्वल टू का सिंबल आ रहा होता है उसको आप कहते हो इक्वेशन। अब हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हम फॉर्मूले बनाते हैं, हम लॉज और ये जो हमारे पास लॉ होते हैं, थ्योरीज होती है, हम इनको कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूले की मदद से ताकि हम इससे फायदा उठाएं। तो आप देखेंगे आगे न्यूटन ने लॉ बनाया, हमने उसके लॉ को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम फायदा उठाएं। न्यूटन, उसके बाद आइंस्टाइन ने लॉ बनाया, एक थ्योरी पेश की, हमने उसकी थ्योरी को कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूले में ताकि हम फायदा उठाएं। तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी वाली बात से इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाते हैं? अब देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है ए अल्फा बी, इसका मतलब हो गया ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, पहली बात। यानी कि अगर मैं ए को इंक्रीज करूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है बी भी इंक्रीज हो जाएगी, या ए को कम करूंगा तो बी भी कम हो जाएगी। तो ये मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाया हुआ है कि ए और बी के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब आपने इक्वेशन बनानी होती है तो आप इस अल्फा साइन को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, मिटा देते हैं, और इसकी जगह ये दो चीजें लिखते हैं, इज इक्वल्स टू और के। ये मैथ का रूल है, आप अल्फा को हटाएं और इसकी जगह क्या दो चीजें लाएंगे, इज इक्वल्स टू और के। ये जो के है इसको आप कहते हो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दैट के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है ए इज डायरेक्टली, ये ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ए को मैं बढ़ाऊंगा तो बी कम होगी, ए को कम करूंगा तो बी बढ़ेगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं इसको भी स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, अल्फा हटा दूंगा और अल्फा की जगह आ जाएगा इज इक्वल टू के। के जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के ही बनता है, के 1 जा के, 1 के साथ तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर ही बच जाता है आपके पास। तो हमने यहाँ पर भी यही किया, जैसे यहाँ पे किया था, हमने इस अल्फा साइन को रिमूव किया और इसकी जगह लिख दिया इज इक्वल टू के। इधर भी हमने यही किया है, अल्फा साइन हटाया और इसकी जगह लिख दिया इज इक्वल टू के। के जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो के ही बन गया। तो आप ये देखें, ये मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वेशन बना दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, ए अल्फा बी, मैंने उसको इक्वेशन बना दी, क्या बनी, ए इज इक्वल टू के बी। इसी तरह यहाँ पर देखें आप, मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल को इक्वेशन बना दिया, लिखा हुआ क्या था, ए अल्फा 1/b, और मैंने इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर दिया, ए इज इक्वल टू k/b। तो इस तरीके से हम ये जो प्रोपोर्शनैलिटी वाली बातें होती हैं इनसे इक्वेशंस बनाते हैं, और यही मेन काम की चीज थी। मैंने आपको बताया ना, आगे आपके पास लॉ आएंगे और उन लॉ की मदद से आप ऐसी बातें निकालेंगे कि ए और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या ए और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और फिर उनको इस तरीके से आप फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आपको न्यूटन बोलेगा
कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप उस बात को ऐसे लिखेंगे और फिर उससे एक इक्वेशन बना लेंगे। इस तरीके से हम ये जो डायरेक्टली और प्रोपोर्शनल वाली बातें होती हैं, इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं इक्वेशंस के अंदर। इनसे हम फॉर्मूले बना लेते हैं, इक्वेशंस बना लेते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं जरा इस के की तरफ। ये जो के आ रहा है इज इक्वल टू, तो आप और मैं हम सब जानते हैं बराबर है। के का मतलब, के जो है यहाँ पर जो इक्वेशंस में के आ रहा है, इस के को हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। मैथ में कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 2.5, 2.6, 9.8, ये फिक्स नंबर्स कहलाते हैं कांस्टेंट। ये तो के होता है, के ये एक फिक्स नंबर होता है, कोई भी फिक्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू जो है वो ए और डी बी पर डिपेंड कर रही होती है। अगर ए मिसाल के तौर पे ए फोर्स है और बी जो है वो एक्सेलरेशन है, तो के जो है ना वो हो जाएगा एम यानी मास, ये फिक्स होता है। दो बॉडीज का अगर फोर्स और एक्सेलरेशन देख ले तो मास फिक्स होता है। तो यहाँ ये जो के की वैल्यू होती है ये फिक्स होती है, और कितनी होती है, पहली बात तो फिक्स होती है, और कितनी होती है ये डिपेंड करता है ए और बी जो है इन पर। ए और बी डिफरेंट डिफरेंट होती है तो के की वैल्यू जरा डिफरेंट हो जाती है। अगर आपके पास ए कुछ और है बी कुछ और है तो ये के अलग होता है। तो ये हर इक्वेशन के अंदर के डिफरेंट होगा। हर इक्वेशन में जब भी आप कोई फॉर्मूला बनाएंगे तो के डिफरेंट हो जाएगा। आगे आप एक न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा, उसमें जब आप के निकालेंगे तो के की वैल्यू होगी 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। अब सारे उस फॉर्मूले के अंदर इस के की वैल्यू को आप फिक्स करोगे। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसमें कोई सवाल है तो पहले आप वो पूछ लें, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। अगर आप में से किसी को भी इस टॉपिक में कोई सवाल है तो माइक आप सबके अनम्यूट हुए में, आप चाहें तो माइक खोल के पूछ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये बड़ी काम की चीज है। जहां पर भी आपको आगे कहीं कोई बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो फिजिकल क्वांटिटीज, आप समझ जाए एक बढ़ाऊंगा दूसरी बढ़ेगी। जहां कोई आपको बोले इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप समझ जाए एक बढ़ाऊंगा तो दूसरी कम होगी। और अगर आपको इन डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को स्टेटमेंट में बनाना होगा तो आप इस अल्फा को हटाएंगे और इज इक्वल टू के लिख देंगे। के की वैल्यू हर सिचुएशन में अलग अलग होती रहेगी, किसी फॉर्मूले में कुछ होगा किसी में कुछ होगा, तो ये तो फिर उधर ही देखेंगे उनकी वैल्यूज क्या बनती रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फिर से समझा दे। देखें कांस्टेंट वर्ड आ रहा है, कांस्टेंट का मतलब है ये फिक्स नंबर होगा, और प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ताल्लुक, तो इसका नंबर का ताल्लुक जो होता है वो ए और बी के दरमियान होता है। ए और बी हर जगह पर जरूर, यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ ना ए और बी। अब ए एक अलग फिजिकल क्वांटिटी होगी, बी अलग फिजिकल क्वांटिटी थी, उसके हिसाब से ये बी ए के की वैल्यू जो है वो अलग होगी। जैसे आपने देखा ना पाकिस्तान में नंबर होता है 021, ये कांस्टेंट है। आपके हर फोन नंबर के आगे, अब जैसे हमारे पाकिस्तान में पीटीसीएल में नंबर्स के आगे ना एक कोड लगा होता है, इसको आप कहते हो 021, ये फिक्स नंबर है लेकिन पाकिस्तान के लिए। अमेरिका के अंदर ये 021 नहीं होता, अमेरिका के अंदर जो होता है 09, पता नहीं क्या होता है अमेरिका के अंदर, शायद मिसाल के तौर पर इंडिया का बता देता हूँ, इंडिया का तो मुझे याद भी है। इंडिया का होता है 022। अब इंडिया में जितने भी फोन है वहां कौन सा कोड होगा 022, वो फिक्स हो गया इंडिया के लिए। पाकिस्तान के लिए कोड क्या है 021, पाकिस्तान के लिए ये फिक्स है। इस तरह ये के होता है, दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान ये फिक्स होगा। अब ये दो अगर ए बी है तो के आपका फिक्स होगा, अगर ये बी सी है तो के फिर अलग वैल्यू होगी, लेकिन बी और सी के लिए वो फिक्स होगा। तो ये के हर फॉर्मूले में, हर इक्वेशन में, जितने भी आप लॉस को फॉर्मूला में कन्वर्ट करोगे, के की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट होती जाएंगी हर लॉ के अंदर, और वहां पर फिर हम उनके जो वैल्यूज होंगी फिर हम आपको आहिस्ता आहिस्ता वहां बताएंगे। सारे तो मैं आपको कांस्टेंट अभी नहीं बता पाऊंगा, तो हम वहां पे अलग अलग बताते हैं कि अगर प्रेशर है और मास है इसके दरमियान के अलग होगा, मास है और फोर्स है तो इसके दरमियान के अलग होगा, मोमेंटम है तो मोमेंटम और फॉर एग्जाम्पल फोर्स है तो के अलग होगा। तो दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके एतबार से इस के की वैल्यू होती है। ए और बी जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उसके हिसाब से इस के की वैल्यू होगी, जो हर अलग सिचुएशंस में अलग होती रहती है। ठीक है जी, और कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ूं। चले अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगर कोई सवाल बीच में भी याद आ जाए तो पूछ लिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं, अच्छा अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर इस चैप्टर पे। इस चैप्टर का कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, जैसे एरर का सवाल आ जाता है। इसी तरीके से ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसका सवाल तो नहीं आता,
सवाल पेपर में, लेकिन ये आपको आगे के जो लॉ वगैरह हैं उनको समझने के लिए जरूरी था, इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट समझा है आपको। एरर का सवाल आ जाता है अक्सर, लेकिन जो लाजमी चीज आती है वो ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, हमने पढ़ा यूनिट, है ना, हमने पढ़ा यूनिट, हमने ये देखा कि जो लेंथ होती है, फॉर एग्जाम्पल जो लेंथ होती है इसके एक नहीं है कई यूनिट है। लेंथ का एक यूनिट होता है किलोमीटर, एक होता है मीटर, एक होता है मिलीमीटर, एक होता है माइक्रोमीटर, एक होता है नैनोमीटर, ऐसे बहुत सारे हैं। इसी तरीके से जो मास होता है यानी कि वजन, वजन के भी बहुत सारे यूनिट होते हैं, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट होते हैं। कन्वर्जन के अंदर हम ये सीखते हैं कि अगर मेरे पास एक यूनिट है, मैं उसको दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करूंगा। यानी कि अगर मेरे पास लेंथ मीटर में, मैं सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मीटर में है मैं मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मिलीमीटर में है तो मैं मीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा। इसको आप कहते हो कन्वर्जन। इसका न्यूमेरिकल आता है, आपको लेंथ दी जाती है या मास दिया जाता है, आपको फॉर एग्जांपल लेंथ दी जाती है आपको किलोमीटर में, और आपसे कहा जाता है कि इस किलोमीटर को कन्वर्ट करो मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में। या आपको मास दे दिया जाएगा ग्राम में और आपसे कहा जाएगा इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, नैनोग्राम में कन्वर्ट करो। तो इसको आप कहते हो कन्वर्जन। अगर आपके पास एक यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी का और आप उसको कन्वर्ट करके दूसरे यूनिट पे ले जाएं, इसको आप कहते हैं कन्वर्जन। पांच लोगों को ये बहुत मुश्किल लगती है, बहुत वैसे होती भी है क्लास से देखा जाए, मुश्किल होती है। इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए बस आपको तीन चीजें याद करनी है, तीन बातें। एक तो ये जो आपके सामने टेबल बना हुआ है ना, इस टेबल को आप याद कर दो। ये टेबल कहलाता है प्रीफिक्सेस का। प्रीफिक्स का मतलब होता है वो वर्ड जो किसी नंबर से पहले लगता है। अगर आप देखें ना किलोग्राम वर्ड को देखें, तो किलोग्राम में ये जो ग्राम है और ये किलो, ये दो वर्ड हैं, एक एक किलो, एक एक ग्राम। किलो प्रीफिक्स है क्योंकि ग्राम से पहले लग रहा है। इसी तरह आप मिलीग्राम का वर्ड देखो, मिलीग्राम भी दो वर्ड हैं, एक है मिली और एक है ग्राम। इसमें ग्राम जो है वो यूनिट है और मिली जो है वो पहले लग रहा है, तो वो प्रीफिक्सेस है। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस है आपके सामने लिखे हुए और उनके बराबर में लिखा हुआ उनके फैक्टर्स, ये आपको याद करना होगा। एक्सा का मतलब होता है 10 की पावर 18, पीता का मतलब होता है 10 की पावर 15, टेरा का मतलब होता है 10 की पावर 12 वगैरह वगैरह इतने सारे। अगर आपको इतने सारे याद करने में परेशानी हो तो आप यहां से लेके यहां तक याद कर लीजिएगा, किलो और ये हेक्टर, डेका और ये डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पी, यहाँ से यानी किलो से लेकर के नैनो तक के याद कर लेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी ये जो मेगा से ऊपर वाले हैं या ये जो फेम्टो और एप्टो है, इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं आती। ये तो बहुत बड़े होते हैं ना, 10 की पावर 18 या 10 की पावर -18 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, तो ये नहीं आता। तो आपको पहली चीज है ये फैक्टर्स और इनके ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये याद करने होंगे। आपको मिली का मतलब पता होना चाहिए कि मिली का मतलब क्या होता है। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6। नैनो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -9। इसी तरह किलो का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3। टेका का मतलब क्या होता है 10 की पावर 1। ये प्रीफिक्सेस हैं आपके पास और ये उनके फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक चीज ये याद करनी पड़ती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये यकीन माने, ये अभी आप न्यूमेरिकल्स के, आप इसके कन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा, ये तो वैसे ही आपके दिमाग में बैठ जाता है। किलो का मतलब 10 की पावर 3, मिली का मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, ये तो वैसे ही याद हो जाता है। एक तो ये आपको टेबल देखना पड़ता है। दूसरी चीज जो आपको देखनी पड़ेगी वो ये है कि अभी आप देखें इस टेबल के अंदर जो आपके पास फैक्टर्स लिखे हैं ये पावर्स की सूरत में, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स पावर्स की सूरत में, देख लें कोई सा भी नंबर आपको सब नंबर्स के आगे साथ पावर लिखी हुई है। यहाँ क्या है 10 की पावर 6, 10 की पावर 3, यहाँ पे क्या है 10 की पावर -3, यहाँ पे क्या है 10 की पावर -6 वगैरह। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं इनके जो फैक्टर्स हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए, पावर्स की फॉर्म में लिखे हुए। बास जगहों पर तो हम इसको पावर की फॉर्म में ही चला लेते हैं, लेकिन बास जगहों पे हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है नॉर्मल नंबर के अंदर, होल नंबर के अंदर। तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, दूसरी चीज आपको ये देखनी पड़ेगी। तो कन्वर्जन के लिए सबसे पहले आपको ये टेबल याद करना है। दूसरी चीज क्या याद करनी है कि ये फैक्टर्स खोले कैसे जाते हैं, इनको होल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। कैसे खोलते हो आप, मिसाल के तौर पे अब हमारे पास जो फैक्टर है दो तरह के हैं, एक में प्लस की पावर है, एक में माइनस की पावर है। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनमें पावर प्लस की है, ये वाले फैक्टर जो आपके पहले कॉलम में लिखे हुए हैं, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी पावर माइनस में, ये वाले फैक्टर। अब इनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है या कैसे खोला जाता है। अगर आपके पास प्लस की पावर वाले एक्सपोनेंट हैं, आप सीधा सीधा 1 लिखें और जितनी पावर है उतने 0 लगा दें।
ये तरीका प्लस पावर को खोलने का। जैसे इस वक्त आपके सामने लिखा हुआ है 10 की पावर 3, पावर कितनी है, +3 है, तो मैंने क्या किया 1 लिखा और उसके आगे 3 जीरो डाल दिए। इसी तरह ये वाली एग्जांपल देखे 10 की पावर +4 है, तो मैंने क्या करा 1 के साथ 4 जीरो डाल दिए। 10 की पावर 5 क्या करूंगा 1 के साथ 5 जीरो डाल दूंगा। 10 की पावर 18 क्या करूंगा 1 के साथ 18 जीरो डाल दूंगा। 10 की पावर 9 1 लिखूंगा 9 जीरो डाल दूंगा। ये तरीका है आपके पास प्लस पावर खोलने का। 1 लिखें और जितनी पावर है उतने जीरो लगा दें, बहुत ही सिंपल है। मैथ में आपके पास इस पर पूरा एक चैप्टर है, लोगैरिथम वाला चैप्टर नंबर 3, वहां तो आप इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मैथ नहीं पढ़ा रहा, तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो इसको ट्रिक ही रखूंगा। लेकिन ये कैसे हो रहा है, 10 की पावर 3 क्यों हो गया, 10 की पावर 3 जो है वो 1000 कैसे कन्वर्ट हो गया, 10 की पावर 4 जो है वो 10,000 कैसे कन्वर्ट हो गया, या मैथ में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे डिटेल के अंदर। अभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह हो रहा है ये मामला। तो हमने किस तरीके से खोला, अगर आप देखें 10 की पावर प्लस में है तो आप क्या लिखें 1 लिखें और उसके आगे जितनी पावर है उतने जीरो लगा दें। 10 की पावर 6 लिखा हुआ है, जैसे मेगा का फैक्टर होता है 10 की पावर 6 +6, तो मेगा को हम खोलें, कैसे खोलेंगे 1 के साथ 6 जीरो लगा दोगे आप। ये 10 की पावर ये रहा मेगा, ये रहा 10 की पावर 6 है, तो मैं क्या करूंगा 1 लिखूंगा और 6 जीरो लगा दूंगा। गैगा को कैसे खोलूंगा 10 के 1 लिखूंगा और 9 जीरो लगा दूंगा। टेरा को कैसे खोलूंगा 1 लिखूंगा 12 जीरो लगा दूंगा। इस तरह तो आप ये प्लस वाले खोल लोगे, 1 के साथ जितनी पावर है उतने जीरो लगा दो। अब माइनस वाले कैसे खोलते हैं, माइनस वाले खोलने का तरीका है, अगर आप देखें ना माइनस पावर है तो स्टार्ट विद 0 पॉइंट। माइनस पावर अगर आप देखो तो शुरू किससे करोगे 0 पॉइंट लिखोगे, उसके बाद जितनी पावर है एक कम करो, 3 है तो 2 कर दो, 2 है तो 1 कर दो, 10 है तो 9 कर दो, 9 है तो 8 कर दो, 1 लेस, एक कम करके उतने जीरो लगा के आखिर में 1 डाल। 2-3 दफा करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। 10 की पावर -3 है, देखें -3 है, मैंने क्या लिखा 0 पॉइंट, 0 पॉइंट लिखा, फिर 3 में से मैंने एक कम कर दिया, 2 हो गए, 2 जीरो डाले मैंने, 2 जीरो डाले और आखिर में 1। असल में हमने 3 पावर है तो 3 ही डिजिट्स लिखे, देखें 0 0 1, बस हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, 3 पावर थी तो मैंने 3 डिजिट्स डाले पॉइंट के बाद, माइनस की वजह से आ रहा है 0 पॉइंट, और 3 पावर है तो मैंने 3 डिजिट्स डाले, बस आखिरी डिजिट 1 होता है। इसी तरीके से अगर मुझे खोलना पड़े 10 की पावर -4 को, क्योंकि माइनस पावर में है, माइनस है, मैंने लिखा 0 पॉइंट, फिर 4 में से आपने एक कम कर दे, 3 बचा, तो 3 जीरो डाल के मैंने 1 लिख दिया। इसी तरीके से अगर मैं 10 की पावर -5 को खोलना चाहूँ तो माइनस की वजह से मैं क्या लिखूंगा 0 पॉइंट, 5 पावर है तो एक कम कर दे, 4 जीरो लिखे देगा मैंने, और आखिर में 1 डाल दिया। इसी तरीके से आप यहाँ पे सारे देख लें आप। ठीक है जी, इसको देखें 10 की पावर -18, 0.17 जीरो लिखकर एक 1 डाल दोगे आप। 10 की पावर -15, 0.14 जीरो लिखोगे और एक 1 डाल दोगे। 10 की पावर -12, 0 पॉइंट, माइनस है ना तो 0 पॉइंट लिखूंगा, 12 है तो 11 जीरो डालूंगा, एक कम, 11 जीरो डाल के आखिर में 1 लिख दूंगा। ये हो जाएगा 10 की पावर -12।